स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अब हम लोग ब्रांड मैनेजमेंट का सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। डू चेक दैट आउट ऑल्सो, ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके पूरे सिलेबस की, बिकॉज कल हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेम 3 का एग्जाम होने वाला है। एंड बिसाइड्स दैट, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आए या आपको मेरे नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट ऑल्सो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट सेकंड इज अबाउट ब्रांड बिल्डिंग। तो ब्रांड बिल्डिंग होता क्या है? तो ब्रांड बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिससे हम ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, पॉपुलराइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, इस्टेब्लिश करते हैं अपने कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप्स, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। मान लीजिए अगर आपका नया ब्रांड है तो आप नए कस्टमर के साथ जुड़ेंगे, बट अगर आपका एग्जिस्टिंग ब्रांड है तो आपके पास कुछ कस्टमर बेस ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको उस कस्टमर बेस के साथ कनेक्ट करना है और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करिए। लाइक आपका अगर कोई इंसान प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको उससे रिलेटेड जो भी उसको एक्सपेक्टेशंस है, जो उसे उस प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस है या जो वो चाहता है उस प्रोडक्ट से, वो उसे मिलना चाहिए। आपको इस बात को इंश्योर करना है। दैट इज ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ब्रांड बिल्डिंग से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, कॉन्फिडेंस और फेथ बढ़ता है लोगों का, ट्रस्ट वर्दीनेस आती है। आप जो बोल रहे हैं अपनी पब्लिसिटी करते वक्त, अपने एडवर्टीजमेंट्स में, अपने मार्केटिंग के जितने भी टूल्स आप यूज़ करके अपने उसमें कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं, आप उसको पूरा कंप्लीट करें। और उससे आपकी कस्टमर की लॉयल्टी बनती है। कस्टमर बार बार आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपके प्रोडक्ट को आगे लोगों तक पहुंचाता है, अपने पियर्स तक पहुंचाता है। अब बिल्ड अगर आपको एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए? तो पहला है आपको ब्रांड आइडेंटिटी को क्रिएट करना है, ब्रांड को स्टेब्लिश करना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट को एलिनेट करना है ब्रांड के साथ। उसके बाद ब्रांड को पब्लिकली लोगों तक पहुंचाना है, मार्केटिंग टूल्स का यूज़ करना है। उसके बाद कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद रिव्यू एंड इवैल्यूएट करना है कि आपने कहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ पर बुरा परफॉर्म किया, किसको आप ठीक कर सकते हो। उसके थ्रू अपने ब्रांड को इम्प्रूव करते जाना है। ब्रांड नेम कैसे क्रिएट करना है या ब्रांड नेम कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि ब्रांड का नाम डिसाइड करना बहुत ज़रूरी काम होता है। इसी के थ्रू आपके पूरे प्रोडक्ट लाइन को, आपके ब्रांड को, आपके फर्म को, आपकी कंपनी को आइडेंटिफिकेशन मिलता है। जो कि जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है तो उसके लोगो से भी करता है, कलर से भी करता है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है नाम। तो अब नाम किस तरीके से रखे जाते हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं नाम रखने की, क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल ब्रांड नेम। यहाँ पर आप हर एक प्रोडक्ट हो, जो आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करिए, आप उसमें उसका एक अपना नाम देते हैं। सेकेंड इज चूजिंग सेपरेट फैमिली नेम्स, यानी कि आप क्या करेंगे, आप डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट ब्रांड नेम्स, प्रोडक्ट ग्रुप्स आपने बनाए तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रुप्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, ब्रांड नेम्स आप रखेंगे अलग थोड़े। देन ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग, आप सिंगल ब्रांड नेम के अंदर अपने सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। ब्लेंडेड ब्रांड नेम, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिक्स करके आप एक यूनिक वर्ड बनाएंगे जो कि ब्लेंडेड ब्रांड नेम्स में आता है। ब्रांड नेम विद रेपिटेटिव साउंड, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस रिटेल। सो रिलायंस रिटेल में आप देख पा रहे हैं आर आर इज कमिंग अगेन एंड अगेन। इससे एक माइंड में आपको एक पिक्चर बनती है कि यस, रिलायंस रिटेल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर साइड ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ ब्रांड प्रोडक्ट। सो उससे भी आपकी ब्रांड को आइडेंटिफिकेशन मिलते था। आता है फैमिली ब्रांड नेम, यानी कि फाउंडर के नाम का यूज़ करके क्विक एंड ईजी आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो ब्रांड को। फॉर एग्जांपल अगर हम आज के टाइम पे देखें तो शार्क टैंक के थ्रू हम लोगों ने काफ़ी सारे फाउंडर्स के बारे में जाना। लाइक जो हमारे बोट के फाउंडर हैं, शादी डॉट कॉम के फाउंडर हैं, शुगर कॉस्मेटिक्स के फाउंडर हैं, तो उन सब के बारे में हमने जाना। सोशल मीडिया के थ्रू भी हमने काफ़ी सारे ऐसे फाउंडर्स को जाना है जो कि अपनी बहुत ही अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस रखते हैं ऑनलाइन। सो इसके थ्रू भी हम ब्रांड को इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर नेक्स्ट आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव ब्रांड नेम। ब्रांड नेम रखते हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? तो फर्स्ट इज आपका उसको पढ़ना और उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपको आसान होना चाहिए, छोटा हो लेकिन ईजी हो, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नाम ना हो जो हर कोई रीड ना कर सके या याद ही ना कर सके। बोलना, प्रोनाउंस करना आसान हो, ऐसा ना हो कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सामने वाला इंसान गलत कर रहा है जिसकी वजह से आपके ब्रांड को वो जो इमेज चाहिए वो नहीं बन पाती है। आर्टिकुलेटेड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, अपने लैंग्वेजेस जो अपने ब्रांड जो हैं
या जो आपका ब्रांड नेम है उसको आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में अगर आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो दैट वुड बी ऑल्सो फाइन, बिकॉज हमारी कंट्री अगर हम बात करें इंडिया की, तो वी हैव डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड हर एक इंसान के अपने अलग अलग लैंग्वेज है। तो अगर हम अपने ब्रांड को मल्टीपल लैंग्वेज के थ्रू आइडेंटिफाई करवाएंगे तो वो हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ को अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बेनिफिट्स को भी हिट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके ब्रांड की इमेज बन रही है बट आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नाम ऐसा है कि बहुत अट्रैक्टिव है, सारे फीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कैटेगरी के अंदर, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल डिफरेंट वर्क हो रहा है और आपका जो नाम है वो किसी और ही चीज़ को डिफाइन करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों आपस में रिलेटेड होने चाहिए। लीगली भी आप इसका यूज़ कर सके, पहले से कोई इस्टेब्लिश्ड ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नो हिंड्रेंसेस, पैकेजिंग और लेबलिंग के टाइम पे आपने नाम रख लिया अपनी मर्जी से सोच के कि भाई मेरा ब्रांड होगा उसका ये नाम रखा जाएगा। अब आप जब उसको एक्चुअल में ब्रांड को एस्टेब्लिश कर चुके हो, आपको उसका पैकेजिंग करना है, लेबलिंग करना है, तो वहाँ पे उस नाम को रखने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि आगे आपने जब आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे या उसको एक्सपेंड करेंगे या फिर आप उसमें पैकेजिंग या लेबलिंग करें अपने प्रोडक्ट की, तो ऐसा ना हो कि आपका नाम वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। देन डिजायर्ड क्वालिटीज इन अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम। ब्रांड नेम में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फर्स्ट इज यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट नहीं होने चाहिए। प्रोडक्ट के फीचर्स प्रॉपरली हाईलाइट होने चाहिए, रिमेंबर यानी कि याद आप अच्छे से रख सके और आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर सके, बोल सके। देन ब्रांड इमेज को आप बूस्ट कैसे कर सकते हो? तो बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर्स के लिए कि उनके माइंड में जो ब्रांड की इमेज है वो बहुत अच्छी हो। ब्रांड की इमेज को स्ट्रेंथन करना या उसे स्ट्रॉन्ग करना कस्टमर के माइंड में ब्रांड इन्हांसमेंट कहा जाता है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, तो इवेंट एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप्स। आपने देखा होगा आईपीएल के टाइम पे या बहुत सारे ऐसे क्रिकेट मैचेस के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप देती है, मे बी आइदर किसी टीम को स्पॉन्सर करती है या फिर मैच को स्पॉन्सर करती है। तो वहाँ पर आपको इजीली आइडेंटिफाई होता है कि इस मैच में इस वाली टीम ने जैसे आपके सामने अगर उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट आता है तो आपको आइडेंटिफाई ऐसा होता है कि इस क्रिकेट मैच उस पर्टिकुलर क्रिकेट मैच में इस कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। इसके अलावा इवेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स कंडक्ट कराते रहते हैं, ग्रेजुअली इवेंट्स कंडक्ट कराते रहते हैं, इससे भी आइडेंटिफिकेशन बनता है। इसके अलावा यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो? तो फर्स्ट इज ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग। तो ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है आज की जनरेशन के ऊपर। एंड बहुत सारे लोग अब घर से बाहर निकल के उतनी शॉपिंग नहीं करते हैं जितनी ऑनलाइन कर लेते हैं, बिकॉज ग्रोसरी इज डिलीवरिंग एट योर डोर स्टेप एट जस्ट 10 minutes। ऑल्सो अगर आपको अपना फैशन एक्सेसरीज मंगाना है, आपको कुछ और रिलेटेड चीज़ें बनानी है, तो वो भी इजीली डिलीवरेबल हो गई हैं आज के टाइम पे। तो इसीलिए ऑनलाइन ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करती है रादर देन ऑफलाइन ब्रांडिंग। तो ऑनलाइन ब्रांडिंग में आपको क्या करना है? आपको कस्टमर के बिहेवियर को समझना है, आपको कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करना चाहता है। एंड थर्ड इज़ आपको इंटरनेट का यूज़ करके अपनी ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्गर स्टैब्लिश करना है। ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपको किस किस प्रिंसिपल को फॉलो करना है? सो फर्स्ट इज आपको क्लाइंट रिलेशन बहुत स्ट्रांग रखना होगा ताकि सामने वाला इंसान आप पे ट्रस्ट करे, बिकॉज कस्टमर आपको ना देख रहा है, इन सम केसेस देखता है, आप उन्हें पता होता है कि हु इज़ गोना गिव द पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू देम। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट को उतना रिलेशन के बारे मतलब क्लाइंट को नहीं पता होता कि वो किसके साथ डील कर रहा है, राइट? सो आपको अपने क्लाइंट के साथ ऐसे रिलेशन रखने कि आप फेसलेस होने के बावजूद भी उनका ट्रस्ट जीत लो। सेकेंड इज कस्टमर का पार्टिसिपेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर आपके साथ कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करे। आपको एक मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था कंज्यूमर एडवोकेसी के बारे में, जहाँ पे अगर कस्टमर को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद आता है और सामने वाला इंसान उसके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा है, तो वो अपने रिव्यूज वहाँ पे रखते हैं जो कि प्रोडक्ट की एडवोकेसी करता है। थर्ड इज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मतलब कि आपको नई नई इन्वेंशंस जो भी आ रही हैं मार्केट में रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच आर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड और विच आर ऑलरेडी नो डीलिंग विद, अगर वहाँ पे उसमें कॉम्पिटिटिव कोई इनोवेशन लेकर आ रहा है और आप वो इनोवेशन नहीं लेकर आ रहे तो आप लैग हो जाओगे और आपको इंप्रूवमेंट्स लानी पड़ेंगे अगर आपको मार्केट में स्टे करना है तो। उसके बाद राइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ताकि 1-to-1 मार्केटिंग हो, आप अपने हर एक कस्टमर को इक्वल टाइम दे पाओ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे पाओ। ब्रांड पोजिशनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है फर्म और कंज्यूमर के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करना। पोजिशनिंग की मदद से हम स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूटेड इंप्रेशन ब्रांड का ला पाते हैं इन द माइंड ऑफ टारगेटेड कंज्यूमर। इसके फीचर्स होते हैं कि ये कैप्टिवेटिंग होता है, डिस्टिंक्टिव होता है, प्रॉमिस फुलफिलमेंट होता है, डिफ्रेंशिएशन एंड कंज्यूमर एंडोर्समेंट। लाइक कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अपने कस्टमर को
इसके फीचर्स अगर मैं आपको एक समरी के तौर पे बताऊँ तो एक तो आपका प्राइम पोजीशनिंग से आपका ब्रांड फ्रॉम डिफरेंट अदर कॉम्पिटिटर्स डिफरेंट शो होता है। आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपके ब्रांड की ऑलरेडी पॉजिटिव इमेज बन रही है, डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है, डिस्टिंक्ट हो जाते हैं आप सामने वाले इंसान से। कस्टमर को आपका जो फोकस है कस्टमर पे ज़्यादा रहना चाहिए और कैप्टिवेटिंग होना चाहिए। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को, उसके फीचर्स को और मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो जिससे कि कस्टमर को ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है कि आप उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर सको। उसके बाद ब्रांड पोजीशनिंग अगर आपको करनी है तो किस किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज आपको टारगेट कस्टमर सोचना पड़ेगा कि आपको किस कैटेगरी के लोगों को टारगेट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट यू आर डीलिंग इन। सेकेंड इज आपको कंपीटिंग रेफरेंस फ्रेम, यानी कि आपको देखना पड़ेगा आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो किस तरीके से प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। थर्ड, आपको ब्रांड कैटेगरी मेंबरशिप को कम्युनिकेट करना है, यानी कि आपको अपनी कैटेगरी के एडवांटेजेस समझनी है, आपको एग्जांपल्स के साथ उसको कंपेयर करना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस देखनी है अपनी। उसके बाद सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमॉन्ग कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स अगर हमें देखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉम्पिटिटिव ब्रांड से अपने आप को पिन पॉइंट करना है, अपने कंज्यूमर्स को समझना है कि वो हमें क्यों सिलेक्ट करेंगे रादर देन द कॉम्पिटिटर दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, तो इसके लिए दो स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड सेकंड इज पॉइंट ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है कि आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि आप में क्या चीज़ है, उनमें क्या चीज़ है जो कि डिफरेंट है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल आपके दो कॉम्पिटिटर्स है, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो दोनों एक चीज़ में डील कर रहे थे, तो अब यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने जब फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग मानते हैं कि अमेजोन पहले आया था फ्लिपकार्ट बाद में आया था। सो अमेजोन ने फ्लिपकार्ट ने क्या सोचा होगा कि हम अमेजोन से किस तरीके से डिफरेंट है ताकि हम उस मार्केट में जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड अमेजोन प्लेटफॉर्म है उसमें इस्टेब्लिश होकर फ्लिपकार्ट एज अ सेम मार्केट प्लेयर ऑफ अमेजोन किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकता है। तो उस चीज़ों को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ पॉइंट इज समथिंग कि आपकी सिमिलैरिटीज़ क्या है और आप अपनी सिमिलैरिटीज़ पे किस तरीके से वर्क करके अपने आप को ज़्यादा इंप्रूव दिखा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर। और अगर हम कॉम्पिटिटिव तरीके से बात करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स, नॉट पॉइंट ऑफ पॉइंट, ओके। इसके बाद पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज। तो पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज के तरीके क्या क्या है? आप अपने स्पेशल फीचर्स को हाईलाइट करोगे, आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हाईलाइट करोगे और फर्स्ट फर्स्ट मतलब ये वो तरीके हैं जिससे आप अपने पोजीशन करोगे अपने प्रोडक्ट को इन द मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। हम यही मान के चलते हैं कि हमारे ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अब हमें अपने आप को कैसे डिफरेंशिएटेड फील कराना है। सो द फर्स्ट थिंग इज पिन पॉइंटिंग स्पेशल फीचर्स। आपका प्रोडक्ट के अंदर ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स है वो जो सामने दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं है, आपको उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने, विच इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ पोजिशनिंग। सेकंड इज हाईलाइटिंग प्रोडक्ट बेनिफिट्स, आपके प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स आप उसको हाईलाइट करके अच्छे से प्रेजेंट करें। थर्ड इज लाइफस्टाइल पोजीशनिंग, आप सामने कस्टमर की लाइफस्टाइल पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से वो उनकी लाइफ में ईजीनेस लेकर आएंगे, आपको उस चीज़ को प्रेजेंट करना है, वो विच इज थर्ड काइंड ऑफ पोजीशनिंग। फोर्थ इज यूटिलिटी और एप्लीकेशन पोजीशनिंग, यानी कि आप उसे किस तरीके से यूज कर सकते हो आपकी लाइफ में। अगर वो प्रोडक्ट आया तो आपको उससे किस तरीके के बेनिफिट्स होंगे, आप उस तरीके से पोजीशन कर सकते हो। कंटेंडर पोजीशनिंग, आपको किस तरीके से उससे हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन फील होगा। एंड यूजर पोजीशनिंग, आपने कस्टमर, अब कस्टमर हमने बात की तो कस्टमर वो नहीं होता है कि जो फाइनली कंज्यूम करें। कभी कभी जो कंपनी है वो उन बीच के कस्टमर से डील कर रही होती है जो कि फाइनल यूजर नहीं है बट वो फाइनल यूजर तक पहुंचाने का मीडिएटर का काम करते हैं। तो जो आपके एंड यूजर हैं उनको भी तो आपको प्रेजेंट करना होगा कि किस तरीके से वो सामने वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है वो उन्हें हेल्प करने वाली है। तो दैट इज एंड यूजर पोजिशनिंग। देन वी हैव प्रोडक्ट हेड पोजिशनिंग, आपने एक प्रोडक्ट लाइन बनाई, उसके फ्यूचर्स एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंशिएटेड है वो सारी चीज़ें आप प्रेजेंट कर सकते हैं। हाई ग्रेड क्वालिटी, आपकी क्वालिटी के बेसिस पे, आपकी प्राइसिंग के बेसिस पे आप पोजीशन कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट पोजीशनिंग करने से पहले आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान देना है। तो फिर फर्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस और लिटिल नॉलेज। अगर लोगों के पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उसके बेनिफिट से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है लोग, तो आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर नॉलेज अपने कस्टमर्स तक, अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाएं। सेकंड इज ओवर एम्फोसाइज ऑफ द प्रोडक्ट, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अपने प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को लोगों को बार बार दिखाते हो या व्यू करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि दे गेट इरिटेटेड और दे स्टार्ट इग्नोरिंग द मैसेजेस और द एडवर्टीजमेंट्स। सो ऐसा भी नहीं करना, अपने प्रोडक्ट को इतना एम्फोसाइज करना है कि लोग उसे इग्नोर करना स्टार्ट करें। थर्ड इज क्योटिक पोजिशनिंग, ऐसी पोजिशन करना जिसमें बहुत सारे क्योर्स हों, बहुत सारी कन्फ्यूजन हो, वो वाली पोजिशनिंग आपको नहीं करनी है। इन डाउट पोजिशनिंग, आप खुद ही अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर एंड यू नो
बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो कि हाँ मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आप खुद डाउट में हो, तो उस तरीके की पोजिशनिंग जिससे आपका प्रोडक्ट, देखो कंपनी जब पोजीशन डाउट में तब करती है जब उसे खुद अपने प्रोडक्ट पे डाउट ना हो, ठीक है। डाउट पोजीशनिंग कब होती है, जब आप अपना खुद के प्रोडक्ट पे डाउट कर रहे हो, तो आपको कंपनी को बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्ट पे क्या बोलते हैं, सिक्योर थॉट रखना पड़ेगा कि भाई नहीं, दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड, वी आर डीलिंग विद अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो तब वहाँ पे इन डाउट पोजिशनिंग का स्कोप नहीं रहता। देन इज ब्रांड रिपोजिशनिंग। रिपोजिशनिंग का मतलब होता है कि आपने एक ब्रांड को पोजीशन किया था, बट अब उसकी इमेज मार्केट में बहुत कम होती चली गई है, अब आपको उसे वापस से रिपोजिशन करना है, वापस से उसको अपने पर्टिकुलर लेवल पे लेकर आना है। तो वो किस तरीके से किया जाता है, तो रिपोजिशनिंग के रीजंस क्या है? फर्स्ट, आपकी सेल कम हो गई। सेकेंड, आपका बिजनेस खत्म हो गया या नीचे चला गया उसका जो ग्राफ था। यंग बायर्स को आपको अट्रैक्ट करना है ताकि वो उस लेवल पे इमेज मेंटेन करे, क्योंकि आपका जो कैटेगरी थी एट द टाइम ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट, जो लोग उसको खरीदते थे, आज उनकी एज बढ़ गई है। अब यूथ जनरेशन उस चीज से उतनी अवेयर नहीं है, तो यूथ को अपने साथ कनेक्ट करना है। एंड द फोर्थ वन इज मेंटेनिंग ब्रांड प्रॉमिस, कि ब्रांड ने जो प्रॉमिस किया है अपने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में, उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्या है ब्रांड रिपोजिशनिंग की? आप ब्रांड को रीइनिशिएट कीजिए, आप ब्रांड को रीजनरेट कर सकते हैं, ब्रांड को ऑगमेंट कर सकते हैं, ब्रांड को अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। एंड ब्रांड एक्सेशन। सो रीइनिशिएटिंग द ब्रांड का मतलब है, इसको तीन तरीके से किया जा सकता है। रीइनिशिएटिंग में आप पहला क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इमेज चेंज कर सकते हो और अपने नए कस्टमर्स के साथ भी कनेक्ट कीजिए, पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ भी कनेक्ट कीजिए, सिर्फ एग्जिस्टिंग के साथ मत रहिए। सेकेंड इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बदल कर। देन जो हमारे 4 P's इन्वॉल्व होते हैं उसको आप रिवैम्प कीजिए ताकि इंप्रेशन बने। रीजनरेशन ऑफ ब्रांड, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में नए फीचर्स लेकर आने हैं और उसमें प्रीफिक्सेस का यूज करना है, लाइक सुपर्ब प्रोडक्ट, एक्साइटेड फॉर दिस न्यू लॉन्च, इस तरीके से। ब्रांड ऑगमेंटेशन, फर्म्स अपने ब्रांड की इन प्रोडक्ट कैटेगरी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से शार्प राइज होता है नंबर ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स में और आपको मार्केट शेयर बढ़ता है। ब्रांड एक्सेशन यानी कि एग्जिस्टिंग ब्रांड जो ऑफर कर रहे हैं मार्केट में बाय अनदर कंपनी, आप उसको एक्वायर कर लीजिए। देन वी हैव ब्रांड रिपोजिशनिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है कि आपका जो कॉम्पिटिटर का एज है वो खत्म हो जाता है, एनालाइज कर पाते हैं आप टारगेट मार्केट को अच्छे तरीके से और आपका नया इंप्रेशन बनता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसको करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है और एग्जिस्टिंग कस्टमर को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड और ऐसा फील होता है कि दे आर जस्ट लॉस्ट, क्योंकि ब्रांड इज नाउ फोकसिंग ऑन द न्यू कंज्यूमर्स और न्यू टारगेट कस्टमर्स। लाइफ साइकिल क्या है ब्रांड की, तो ब्रांड आप सबसे पहले डेवलप करते हो, फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हो, फिर उसकी ग्रोथ करते हैं, फिर वो मेच्योरिटी पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे आता है, देन उसके बाद उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। ब्रांड पर्सनालिटी वो क्वालिटी एंड ट्रेट्स है जो कि ब्रांड कस्टमर को एसोसिएट करते हैं, जिससे वो इमोशनली कनेक्टेड फील होता है। ब्रांड और कस्टमर के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन होता है, दैट इज ब्रांड पर्सनालिटी, वो क्वालिटी एंड ट्रेट्स। देन वी हैव टाइप्स ऑफ ब्रांड पर्सनालिटी, जो कि आर्कर्स का फ्रेमवर्क है। सो उन्होंने कुछ टाइप्स ऑफ ब्रांड पर्सनालिटी दिए हैं। फर्स्ट है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी टाइप का जो ब्रांड होता है वो डाउन टू अर्थ विजिबल होगा, मिनिमलिस्ट होगा, ऑनेस्ट होगा, चेयरफुल होगा, होलसम होगा। ये कुछ इमोशनल कनेक्शंस हैं जो आपको एक ब्रांड में पता चलता है। फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रांड बहुत मिनिमलिस्टिक, एलिगेंट, काम है, तो वो सिंसियरिटी के केस में आएगा। एक्साइटमेंट, डेयरिंग, स्पिरिटेड, इमेजिनेटिव, अप टू डेट, पीओवीज वाली जो कैटेगरी आ जाती है, जहाँ पे आप अपने जो एक्साइटमेंट है उसको, जो आपका प्रोडक्ट जब लाउड अपना प्रमोशन करता है, अपने आप को बहुत कलरफुल और चीयरफुल शो करता है, दैट इज एक्साइटमेंट। देन वी हैव कॉम्पिटेंस, यानी कि यहाँ पर वो अपने आप को सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट शो करता है, दैट इज अपने कॉम्पिटिटर से compete करते हुए। सोफिस्टिकेशन इज अपर क्लास, लग्जरियस इमेज, इस तरीके से। देन रेजिडनेस का मतलब होता है थोड़ा सा आउटडेटेड, आउटडोर सी, थोड़ा अलग टाइप का, लाइक जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में उससे थोड़ा अलग टाइप, नॉट आउटडेटेड। ओके, ब्रांड पर्सनालिटी के टाइप्स क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है, आपके कस्टमर के कनेक्शन बहुत अच्छे बनते हैं। थर्ड इज टारगेटेड, आप मैसेजिंग कर पाते हो अपने कस्टमर्स के साथ, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है, ब्रांड के प्रति कस्टमर लॉयल रहता है और ब्रांड भी कस्टमर के लिए लॉयल रहते हैं। ब्रांड एक्सटेंशन हो पाता है, ब्रांड एक्सटेंशन विल डिस्कस लेटर। ब्रांड को इक्विटी मिलती है, देन वी हैव ब्रांड इक्विटी जनरेट होती है, देन मार्जिन बढ़ता है आपका और क्राइसिस को आप इजिली मैनेज कर पाते हैं। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं विद द ब्रांड। सोशल वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है, बिकॉज मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इफ यू रिमेंबर, कि सोशल
इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के लिए भी कंपनी काम करती है, अपने स्किल पे उसको ठीक करने की कोशिश करती है। डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो पाती है बिकॉज अगर ब्रांड के साथ आपका कनेक्शन अच्छा है तो आप उसी ब्रांड को प्रेफर करोगे रादर देन किसी अदर ब्रांड को। सेल्फ आइडेंटिटी मेंटेन रहती है और आपको सेटिस्फेक्शन फील होता है। ब्रांड पर्सनालिटी का आज के डिजिटल एरा में क्या रोल है, तो आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिल पाता है, आपको पर्सनलाइज्ड मैसेजेस जाते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। कस्टमर सर्विस आपको मिल जाती है आराम से, आप इजीली कंपनी के साथ कनेक्ट कर सकते हो इन नो टाइम और रियल टाइम। रिवाइटलाइजेशन, अगर आपको रिवाइटलाइजेशन डिजिटल मीडिया प्रेजेंस, यानी कि आपको बिकॉज वो कंपनी डिजिटली प्रेजेंट है तो आप उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर सकते हो जिससे उसकी कंपनी की ब्रांड इमेज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो कंपनी नहीं चाहती कि कोई उसका नेगेटिव पब्लिसिटी करे, तो वो पॉजिटिवली आपको कंसिस्टेंटली अपने कनेक्शंस मेंटेन करके रखती है और अपना पॉजिटिव अच्छे से अच्छा रिजल्ट देती है। ब्रांड इमेज, जो परसेप्शन, आइडिया, बिलीफ, इंप्रेशन एक कंज्यूमर ब्रांड के बारे में रखता है, दैट इज ब्रांड इमेज। स्ट्रॉन्ग इमेज अगर ब्रांड की होगी तो गेन फॉर्म को यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी मार्केट में, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कस्टमर लॉयल होगा, सेटबैक्स जो होंगे वो कम होते जाएंगे, क्राइसिस कम होती जाएगी। एलिमेंट्स क्या क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, हाई क्वालिटी में आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए, मिशन और आपकी जो एथॉस है वो बहुत ही क्लियर, यानी कि आपके जो एथिक्स एंड कल्चर है, मिशन है, वो सब बहुत क्लियर होना चाहिए, रेप्यूटेड होनी चाहिए, रेपुटेशन बढ़ती है इससे आपकी। ब्रांड कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि सामने वाले को, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ब्रांड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करता है, इससे ट्रस्ट बढ़ता है। देन भी आप ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए बिकॉज अगर आपकी प्रेजेंस अच्छी नहीं होगी तो कोई आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करेगा। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील होना चाहिए, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन भी होती है इसके थ्रू क्योंकि एम्प्लॉय का मार्जिन बढ़ता है कमीशन बेसिस पर अगर है तो। सोशल इम्पैक्ट होता है, अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो सोशली भी काम करने की कोशिश करती है ताकि सोसाइटी भी उससे खुश रहे, ब्रांड लेगेसी चलती है, राइट, एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप कर पाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी रहती है, आप अगर आपकी क्रेडिबिलिटी आंसरेबिलिटी रहती है, अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है बाय द कंपनी जान के अनजाने भी, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, आपको उसका समाधान सोल्यूशन मिलता है, आपकी इमेज अलग होती है, ब्रांड की डिस्टिंक्टिव इमेज बनती है, क्राइसिस को आप इजीली मैनेज कर पाते हो, अगर आप एक अच्छी कंपनी है, रिपीटेड कंपनी है, तो आपकी क्राइसिस भी आसानी से मैनेज होता है अगर आप एक्शन टाइम पे लेते हैं तो। प्रीमियम परसीव्ड वैल्यू होती है, ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर लॉयल रहता है। ब्रांड पर्सनालिटी एंड ब्रांड इमेज में डिफरेंस क्या है, तो ब्रांड पर्सनालिटी ह्यूमन लाइक ट्रेड्स लाने की कोशिश करता है, ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स लाने की कोशिश करता है ब्रांड के अंदर। ब्रांड इमेजेस दैट परसेप्शन और बिलीव जो कि कस्टमर उस ब्रांड के बारे में अपने मन में रखता है। इंसेप्शन, यहाँ पे डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी का यूज किया जाता है ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स आ सके ब्रांड के अंदर, यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस और ब्रांड के साथ इंटरेक्शन फेवरेबल इमेज बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसका फोकस होता है ताकि आप एक डिस्टिंक्ट यूनिक रिलेटेबल इमेज बना सको ब्रांड की, और इसका जो फोकस होता है वो होता है फेवरेबल एंड पॉजिटिव ब्रांड इमेज बनाना। इसकी क्वालिटीज होती है कि ट्रेड्स को केयरफुली आप इस तरीके से अलाइन करें ताकि टारगेट ऑडियंस उससे कनेक्टेड फील हो। और यहाँ पे जो परसेप्शन होता है कस्टमर का, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस की वजह से टाइम टू टाइम डिफर करते हैं तो आपको उसको मेंटेन रखना होता है। स्कोप, जो हमारे ब्रांड पर्सनालिटी है वो ब्रांड इमेज का ही पार्ट है। ह्यूमन लाइक ट्रेड्स लाने की कोशिश की जाती है ताकि कनेक्शन जो है पर्सन का या कस्टमर का वो इमोशनली हो सके ब्रांड के साथ। इसका स्कोप ज्यादा होता है ब्रांड इमेज का क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल परसेप्शन कंज्यूमर का काम कर रहा है। मेजरमेंट, अगर आपको ब्रांड पर्सनालिटी को मेजर करना है तो आपको कम्युनिकेटिंग स्ट्रेटेजीज को इफेक्टिव करना होगा, ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर आपको ब्रांड इमेज को चेक करना है तो आप उसके लिए सर्वे करवा सकते हैं, मार्केट रिसर्च करवा सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 विच इज अबाउट स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट। सो स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे आप स्टैब्लिश, एस्टिमेट और कंट्रोल करते हैं ब्रांड रिकॉग्निशन को, ब्रांड इक्विटी को, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट। इसका प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिकॉग्नाइज और एस्टेब्लिश करते हैं ब्रांड पोजिशनिंग एंड वैल्यूज को। इसमें 3 मॉडल्स होते हैं, ब्रांड रेजोनेंस मॉडल, पोजिशनिंग मॉडल, वैल्यू चेन। आपने ब्रांड बनाया, आपने ब्रांड को एस्टेब्लिश किया, अब अपने ब्रांड को अपने टारगेट कस्टमर के बीच में पोजीशन करना है, पोजीशन करने के बाद अपनी वैल्यू चेन को मेंटेन करना है। डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम्स, ब्रांड एलिमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज और दूसरे कोलैब्स का आपको ध्यान रखना है। जो कि ब्रांड मार्केटिंग के प्रोग्राम्स आते हैं, आपको उसको डिजाइन करना है, प्लान करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है ताकि और पॉजिटिवली एग्जीक्यूट होना चाहिए, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होना चाहिए, केयरफुली एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज वो
आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकती है। एस्टिमेटिंग एंड इल्यूसिडेटिंग ब्रांड परफॉर्मेंस, आपको ब्रांड ऑडिट करना है, ब्रांड को ट्रैक करना है, ब्रांड किस तरीके से काम कर रहा है उसको चेक करना है, ताकि आपको पता चल सके आपको कहाँ चेंजेस करने हैं, कहाँ आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ आपको बेटर इंप्रूवमेंट्स लेकर आनी है। ब्रांड इक्विटी को एक्सपेंड करना, देन मैनेजमेंट करना ब्रांड इक्विटी का डिवर्स कल्चर और जोग्राफिकल बाउंड्रीज का ध्यान रखते हुए। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि आप ब्रांड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाते हो, स्टेबिलिटी स्टैब्लिश कर पाते हो, सेफ सिक्योर एंड हार्मोनाइज्ड ब्रांड इंफॉर्मेशन स्टोरेज आप रख पाते हैं। ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी एक डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन है जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी वैल्यूज को, प्रिंसिपल्स को, मिशन को, विजन को कस्टमर तक, ताकि उनकी परसेप्शन जो है रिगार्डिंग व्हाट ब्रांड इज ऑफरिंग वो कवर हो सके। इसके फीचर्स होते हैं कि ब्रांड ऑब्जेक्टिव आपको पता चल पाता है, विजन मिशन पता चल पाते हैं। बज़वर्ड ब्रांड का, ब्रांड करना क्या चाहता है, ब्रांड किस तरीके से सोसाइटी सोशल मीडिया को या अपने प्रेजेंस को बज आउट करना चाहते हैं, देन कम्युनिकेट कैसे करना है अपने टारगेट ऑडियंस के साथ, मार्केट रिसर्च, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स कौन होंगे, बिलीव्स एंड वैल्यूज, ये सब इसके फीचर्स हैं। अब आपको ब्रांड स्ट्रेटेजी को कैसे डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करना है, तो आप कस्टमर बेस्ड ब्रांड एक्टिविटी रख सकते हो, ब्रांड प्रोडक्ट मेट्रिक्स रख सकते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग या मार्केटिंग। कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है कि आप कस्टमर का इंक्लूजन रख के, फॉर एग्जाम्पल जब हम कोलैब करते हैं फिर विद एनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई भी ब्रांड अगर कोलैब करता है तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एक कस्टमर की तरह अपने प्रोडक्ट्स उस ब्रांड को भेज रहे हैं। अब वो कस्टमर उस ब्रांड को यूज करता है, चेक करता है, रिव्यू करता है और अपने रिजल्ट्स को सोशल मीडिया पे शो करता है। तो यहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है ब्रांड की एक्विटी को बनाने के लिए। दैट इज कस्टमर बेस्ड ब्रांड एक्विटी। ब्रांड प्रोडक्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट इज द हाईलाइटिंग फीचर। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हो कि लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग। आप अपनी कंपनी का प्रेजेंट कर रहे हो कि मैं अपने जो सोसाइटी है उसके लिए क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रही हूँ जिससे कि सोशल लोग या सोसाइटी के लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं एंड उस कंपनी को जो उनकी सोसाइटी के लिए कुछ काम करे उस पर उससे कुछ खरीदने में वो ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं रादर देन किसी अदर कॉम्पिटिटर से। इसके बाद आते हैं ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी के टाइप्स क्या है। तो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी के टोटल 12 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को ब्रांड करते हो। सेकंड इज सर्विस ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ब्रांड करते हो। थर्ड इज रिटेल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ पे रिटेलर्स बेसिकली ब्रांड करते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होता है एंड जो रिटेलर होता है विच इज डिफरेंट। मैन्युफैक्चरर इज द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर इज समवन who is taking the product from the manufacturer and then selling it to the final consumers. Commercial trading strategy is again something related to retail. एथनिक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है आप अपने इथिक्स, कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स के बेसिस पे स्ट्रैटेजी ब्रांडिंग कर रहे हैं। को ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी दो ब्रांड्स मिलके किसी प्रोडक्ट के बारे में जब करती है प्रेजेंट तो दैट इज को ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। इंडिविजुअल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी आप सिंगल होकर ब्रांड कर रहे हो। जियोग्राफिक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर लोकेशन या रीजन के लिए ब्रांडिंग हो रही है या एक सेगमेंट आपने वो सिलेक्ट किया है। कंपोनेंट ब्रांडिंग आपके इंग्रेडिएंट्स आपके उसके रॉ मटेरियल के बेसिस पे आप उसकी ब्रांडिंग करते हो। कॉन्शियस ब्रांडिंग आप ये देख के कि सोसाइटी किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस होगी, किस चीज़ पे नहीं इन्फ्लुएंस होगी, कॉन्शियसली उस चीज़ का ब्रांडिंग कर रहे हो। इंटरनेट ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी ऑनलाइन ब्रांडिंग कर रहे हैं। ऑफलाइन ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज आप अपने शॉप के ऊपर उसका बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं, पोस्टर्स वगैरह लगा रहे हैं, तो दैट इज ऑफलाइन ब्रांडिंग। कंटेम्प्रेरी स्ट्रैटेजीज, तो कंटेम्प्रेरी स्ट्रैटेजीज जो मेन 3 स्ट्रैटेजीज हैं इन द ऑनलाइन प्रेजेंस अगर मैं बोलूँ तो 3 होती है। स्टोरी टेलिंग, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। स्टोरी टेलिंग इज समथिंग जहाँ पे आप अपने ब्रांड की स्टोरी लोगों तक शेयर करते हैं और लोग बहुत कनेक्टेड और इमोशनली डीप कनेक्शन फील करते हैं और उसके थ्रू वो उस ब्रांड पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। और आजकल के टाइम पे स्टोरी टेलिंग कंटेंट क्रिएशन में अगर मैं बोलूँ इज मोर पावरफुल एंड positive result giving than any other kind of strategies. Internet is something that email marketing और Google पे ads चला दिए, Facebook पे ads चला दिए, Google पे ads चला दिया और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ads चला दिए, that is internet. And social media is about Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter पे आपने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया, that is social media marketing strategy. देन वी हैव फीचर्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या फीचर्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं, आपको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है मार्केटिंग करने के लिए। सेकंड इज आपको आप ईमेल सेंड करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं। आप डिबेट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑनलाइन, फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली इन नो रियल टाइम, रिव्यू कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं एंड वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप पर्सनली उतना एरिया कवर नहीं कर पाएंगे जितना इंटरनेट कवर कर सकता है ना पर्टिकुलर टाइम।
देन इंटरनेट की इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरनेट की मेरिट्स क्या है, तो इंटरनेट के मेरिट्स ये हैं कि आप इन्फॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर पाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है, इंटरेक्शन बहुत फ्रूटफुल रहती है, आपको कनेक्शन फील होता है फेसलेस होने के बावजूद भी, बटन अप्रोच जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं इन द सोसाइटी, तो वो चीज़ आपको मिल पाती है। देन टारगेटिंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर आसान होता है इस केस में। विजिट रिपीट विजिट पॉसिबल है, अगर आपको एक चीज़ पसंद आ गई तो आप बार बार उस चैनल पे या उस पर्टिकुलर एरिया पे जाके उस पर्टिकुलर नॉट प्लेटफॉर्म पे जाके आप उसको पे विजिट करते रहते हैं टू सी इफ देयर इज समथिंग दैट न्यू कमिंग अप। टेलर्ड मैसेज होता है, यानी कि आपका मैसेज बहुत ही क्यूरेटेड होता है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनैलिटी, तो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है और आप उस ब्रांड पे जल्दी ट्रस्ट करते हैं। इंटरनेट के डिमेरिट्स ये हैं कि आपको रिस्ट्रिक्टेड अटेंशन, आप प्रॉपर उस तरीके से अटेंशन नहीं देते हो किसी कस्टमर को जिस तरीके से आप ऑफलाइन दी, राइट। देन लिमिटेड रीच है, आप इतने ज़्यादा कस्टमर तक भी एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोशल मीडिया पे डाला या मैंने ईमेल मार्केटिंग की, तो मुझे एक पर्टिकुलर अगर मेरी कंट्री में ही 130 मिलियन लोग हैं तो मेरे पास 130 मिलियन लोगों की ईमेल तो है नहीं, 50, 100, 200, 500, 1000, इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो रीच तो लिमिटेड ही है। इंस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। लैक ऑफ रिलायबिलिटी, बहुत जल्दी लोग इस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, लोगों को थोड़ा ट्रस्ट करने में टाइम लगता है। अगर नेट की स्पीड कम हो गई, क्वालिटी खराब हो गई, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। प्राइवेसी इंट्रूशन, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड, कोई ऐसा फेक ब्रांड होता है जिसके साथ कस्टमर का प्राइवेसी ब्रेक हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट ब्रोक हो गया हो ऑनलाइन ब्रांड्स के ऊपर, तो वहाँ पे आपके ब्रांड का इम्पैक्ट उनके माइंड में ऑलरेडी गलत जाएगा। स्कोप फॉर ऑनलाइन चीटिंग, उनके साथ चीटिंग हो सकता है एज डिस्कस्ड अर्लियर। डिसैटिस्फाइड कस्टमर्स भी हो सकते हैं, आपने उनको अटेंशन नहीं दिया क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस एंड टेक्स्ट थे जिसका रिप्लाई करना था, तो किसी एक आध का छूट गया तो वो डिसैटिस्फाइड हो जाते हैं। अब एलिमेंट जो सोशल मीडिया ब्रांड किट में आपको रखने चाहिए, इंक्लूड करने चाहिए, तो फर्स्ट इज आपका कंपनी का स्केच, आप कि कंपनी किस चीज़ पे काम कर रही है, सोशल मीडिया कंपनी का फ्रेमवर्क क्या है, ब्रांड की डिटेल्स क्या है, ब्रांड का हैश मार्क्स वगैरह क्या है, एंड रिसेंटली कस्टमर का फीडबैक क्या है प्रोडक्ट पे, ये 5 चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि कस्टमर को पता चले कि आखिर हो क्या रहा है, ये ब्रांड करना क्या चाहता है। देन आता है क्यूरेंसी का 7C फ्रेमवर्क, कन्वीनियंस, कंटेंट, कस्टमाइजेशन, कम्युनिटी, कनेक्टिविटी, कस्टमर केयर, कम्युनिकेशन। फर्स्टली वी नो दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग इज कन्वीनियंट, राइट। आपको कंटेंट बनाना है, कंटेंट मैसेजेस कस्टमाइज किया जा सकता है, एडवर्टीजमेंट कस्टमाइज किया जा सकता है, आपकी कम्युनिटी बनती है, आप एक कनेक्शन फील करते हैं, आप एक कस्टमर केयर टाइप ऑफ सर्विसेज भी वहाँ पे प्रोवाइड कर पाते हैं, आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, राइट। ब्रांड एक्सटेंशन, इसको ब्रांड स्ट्रेचिंग या ब्रांड स्ट्रेचिंग बोला जाता है, जो कि एक वेल नोन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जहाँ पे कंपनीज अपने नए प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के प्रोडक्ट लाइन के अंदर प्रेजेंट करती है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन या एक्सटेंशन, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट या लाइन का एक्सटेंशन होता है, आप एक प्रोडक्ट लाइन ऑलरेडी है, आपने उसमें एक और प्रोडक्ट ऐड किया है। देन कस्टमर ऑथराइजेशन एक्सटेंशन, थर्ड इज कैटेगराइजेशन एक्सटेंशन, आपकी कैटेगरी ऑलरेडी आपने उसमें एक्सटेंड किया है। ब्रांड पार्टनरशिप, आपका एक ब्रांड था, आपने एक और ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके एक प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट लाइन। लाइसेंसिंग स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, consequent derivative extensions, these types of extensions brand extensions है जो कि brands यूज करते हैं, राइट। देन आता है सक्सेसफुल ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी, क्या है उसके स्टेप्स, क्या है उसको बिल्ड करने के, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, राइट। आपको कंपनी के ब्रांड एक्विटी के बारे में एक्सेस करना है, आपको कैपिटल मान के आपको निकालना है, आपको कितना कैपिटल लगेगा इस पर्टिकुलर ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए। देन आपको मार्केट सर्वे करना है, देन आपको कंपीटिंग फर्म्स को एनालाइज करना है, देन आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ इन्वॉल्व होकर उनसे डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट टेस्ट करना है, देन आपको नए मार्केट को कैप्चर करना है, देन आपको ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी को फिक्स करना है। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस बढ़ती है, आपकी सेल्स रिवेन्यू बढ़ता है, आपका कॉस्टली वेंचर नहीं होता ये उतना ज़्यादा, नया ब्रांड एस्टैब्लिश करना, ब्रांड में एक्सटेंशन लाना इज लेस कॉस्टली देन दैट। देन कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी और ट्रस्ट मिलता है आपको कस्टमर से, और आपकी मार्केटिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की भी हो जाती है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ब्रांड डाइल्यूट हो सकता है, ब्रांड के प्रीवियस प्रोडक्ट्स के बारे में उतनी नॉलेज अगर लोगों को नहीं है तो वो बहुत कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। देन ब्रांड की इमेज ऑल्टर हो सकता है, अगर लोगों को प्रीवियसली कुछ ब्रांड के प्रोडक्ट से कुछ गलत एक्सपीरियंस हुआ है या कुछ बहुत ही रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ है तो वो नए प्रोडक्ट को भी ट्रस्ट करने से थोड़ा सोचेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैप्स, सेल्स खत्म भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बड़े ही। ब्रांड रीइंफोर्समेंट, ब्रांड रीइंफोर्समेंट के अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ आते हैं जिससे कि आप ब्रांड एक्विटी क्रिएट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि ये टाइम के साथ ख़त्म ना हो। इसके
केलर ने 2012 में रीइंफोर्सिंग ब्रांड्स का टाइप बताया था, दैट इज आपको ब्रांड को स्टेबल रखना है, आपको ब्रांड को सेफगार्ड करना है, ब्रांड की एक्विटी को सेफगार्ड करना है, आपको मार्केटिंग प्रोग्राम्स का यूज़ करना है, लाइक पब्लिक डिस्प्ले, प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करके, इवेंट्स स्पॉन्सर करके या फिर स्पेशल ऑफर्स निकाल के प्रमोट करना है। ब्रांड एक्विटी को आपको इन्हांस करने की कोशिश करनी है एंड आपको सपोर्टिंग प्रमोशनल प्रोग्राम्स को रिफाइन करते रहना है। इन सभी तरीकों से आपकी ब्रांड इक्विटी मेंटेन होती है और आपका टाइम के साथ इसका डिमिनिशिंग नहीं होता। रिवाइटलाइजिंग द ब्रांड, ये वो सभी मार्केटिंग एफर्ट्स के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे कंपनी अपने ब्रांड को अपडेट करती है मार्केट में चेंजेस के साथ साथ। इसके रीजन क्या होते हैं कि आपका कनेक्टेड फील रहता है एक तो कस्टमर के साथ, और कस्टमर को भी कनेक्टेड फील लगता है कि हाँ भाई मार्केट के इनोवेशंस के हिसाब से कंपनी भी इनोवेट कर रही है। देन आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह पाते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल अगर आप एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, आप उसके साथ एडवांस हो रहे हैं, तो कस्टमर की प्रेफरेंस भी बिकॉज टाइम के साथ चेंज होती है, तो उन्हें बहुत कनेक्टेड फील रहता है। देन इंटरनेशनलाइजेशन, आप ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हो। एंड दूसरा लास्ट इज टू वाइप अवे नेगेटिव पब्लिसिटी। जितनी भी नेगेटिव पब्लिसिटी आती है कि आपका प्रोडक्ट इतना इनोवेटिव नहीं है, वो वाला फिर प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट इज मोर इनोवेटिव देन दिस प्रोडक्ट, तो आप उसके उस सारी नेगेटिविटी को वाइप आउट कर सकते हो अपने अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस या इनोवेशंस लाके, नॉट टेक्नोलॉजिकल, बहुत तरीके के अलग अलग इनोवेशंस होते हैं। देन एडवांटेजेस, सो फर्स्ट इज आप टारगेट करते हो नई ऑडियंस को, आप अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करते हो एंड फर्म की प्रॉफिट को एनहांस करते हो। डिसएडवांटेजेस ये है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल आउटकम है, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव रिव्यूज, ऐसा तो नहीं होता कि नेगेटिव रिव्यूज आने बंद हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा आने लगते हैं एंड चेंजेस आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने अभी जस्ट इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप दोबारा से इन्वेस्टमेंट करके उसमें चेंजेस लाओगे तो इट विल कॉस्ट यू मोर and take you to the losses side more than the profit ones. I'm extremely sorry for this inconvenience. Just a moment. Okay. ब्रांड पोर्टफोलियो, सो ब्रांड पोर्टफोलियो एक एम्बिट है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने ब्रांड के सारे जो प्रोडक्शंस है या मार्केटेड डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं ब्रांड के अंदर, राइट। सो आप उन सभी ब्रांड्स को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको मार्केट करते हो सिंगल तरीके से डिफरेंट कंज्यूमर्स तक, आप सिंगल पोर्टफोलियो के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट करो, दैट इज ब्रांड पोर्टफोलियो। यहाँ पे आपका जो ब्रांड है वो जो है लो लेवल एंट्री ब्रांड हो सकता है, हाई एंड प्रेस्टीज ब्रांड्स हो सकता है, कैश काउ ब्रांड हो सकता है, फाइटर ब्रांड हो सकता है। टाइप्स ऑफ ब्रांड्स की मैं बात करूँ, ब्रांड पोर्टफोलियो कितने टाइप के हो सकते हैं। देन वी हैव ब्रांड पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो ब्रांड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी एक इसका मतलब होता है कि आपको एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सेवरल ब्रांड्स का लेते हुए कंबाइन करके कोऑर्डिनेट करके ब्रांड पोर्टफोलियो बनाना है, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आपका प्रॉफिट बढ़े और रिस्क कम हो। इंटीग्रेटेड एडवर्टाइजिंग विद ब्रांड मैनेजमेंट, ये क्रूशल स्टेप होता है। इसका जो क्रूशल स्टेप होता है वो होता है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है डिफरेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स को। इसका रोल क्या है कि आपके टारगेट ऑडियंस को ये अट्रैक्ट करता है, राइट। बजट फाइनलाइजेशन में हेल्प करते हैं, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, मेजर करते हैं इफेक्टिवनेस को, कैची मैनेज सर्कुलेट मैसेज जो है वो सर्कुलेट होता है। गेम्स क्या है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आप नए प्रोडक्ट को पॉपुलराइज कर सकते हो, आप ब्रांड इमेज को इंप्रूव कर सकते हो, आप सेल्स फैसिलिटेट कर सकते हैं। यूनिट 4 हम लोग स्टार्ट करें विच इज अबाउट ब्रांड एक्विटी, जो हम अभी तक बहुत ज्यादा पढ़ते आ रहे थे। तो ब्रांड एक्विटी एक प्रोसेस है जहाँ पे आप लोगों को अवेयर करते हो, अपनी कंपनी के बारे में रेपुटेशन अर्न करते हो और इमोशनली लोगों को ब्रांड के साथ कनेक्ट कर पाते हो। इसके की कंपोनेंट्स, आप ब्रांड का इमेज अच्छा करते हो, ब्रांड अवेयरनेस लोगों तक होती है, ब्रांड के लिए लोग लॉयल होते हैं, ब्रांड कस्टमर के लिए लॉयल होता है, परसीव होती है क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशन फील होता है, ब्रांड के लिए ट्रस्ट बढ़ता है लोगों के अंदर एंड ब्रांड एक्विटी ड्राइव होती है, लाइक ब्रांड एक्विटी बढ़ती है। ब्रांड एक्विटी की वैल्यूज क्या है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोले तो क्वालिटी की एश्योरेंस उन्हें रहती है कि हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी, इमोशनली वो कनेक्टेड फील करते हैं, स्टेटस का सिंबल होता है या आइडेंटिटी का सिंबल होता है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है एंड वैल्यू फॉर मनी होता है, उन्हें पता है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, अच्छा ही उन्हें रिजल्ट मिलेगा। देन वैल्यू ऑफ ब्रांड एक्विटी मार्केटर्स के लिए अगर हम बोले तो उन्हें कॉम्पिटेटिव एज मिल जाता है, एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मार्केटिंग स्पेंडिंग एफिशिएंट होती है, कस्टमर लॉयल एंड एंगेज रहती है, प्राइस प्रीमियम होने के बावजूद भी लोगों से ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाय करना। इशूज़ क्या है ब्रांड एक्विटी में कि ब्रांड डाइल्यूट हो सकता है, ब्रांड एक्विटी को मेजर करना भी अपने आप में एक इशू है, कॉम्पिटेटिव डायनामिक्स आ जाती हैं, ब्रांड रिप्यूटेशन कभी कभी डिटीरियोट हो जाती है एंड इसके अलावा ब्रांड ऑथेंटिक है या नहीं इसको चेक करने के लिए तो पहली बार प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ कॉस्टली उन्हें कस्टमर को फील होती है।
कस्टमर ब्रांड एक्विटी, कस्टमर बेस्ड ब्रांड एक्विटी कलर मॉडल क्या है? सो यहाँ पे एक ट्रायंगल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाता है, जिसका फर्स्ट लेवल इज रिलायंस, दैट इज आइडेंटिटी, कि आप हैं कौन, ब्रॉडर, यहाँ पे हम ब्रांड की बात करें कि ब्रांड है क्या। देन सेकेंड लेवल इज परफॉर्मेंस इमेजिनरी, जहाँ पे करना क्या है, प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रोडक्ट किस तरीके से किस चीज में डील करता है। देन थर्ड इज रिस्पॉन्स, आपके बारे में, ब्रांड के बारे में। जजमेंट एंड फीलिंग। सी, आपने जो सलायंस एंड रिजोनेंस है वो दोनों की बात कर रहे हैं, ब्रांड की भी एंड कस्टमर की भी। बट इफ आई टॉक अबाउट द जजमेंट, फीलिंग, परफॉर्मेंस, इमेजिनरी, तो यहाँ पे जजमेंट इज अबाउट कस्टमर एंड फीलिंग इज अबाउट brand, performance is about customer and imaginary is about brand. For example, let me take you to this prison tour again, ताकि आप easily समझे। तो silence, that is identity। कस्टमर के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि ये ब्रांड किस लिए काम कर रहा है, कौन है ये ब्रांड, एंड ब्रांड, क्योंकि ब्रांड स्टैब्लिश करने से पहले हमारा यही होता है आइडिया जनरेशन, विच इज अबाउट हु आर वी, हम एज अ ब्रांड है कौन। देन वी हैव परफॉर्मेंस एंड इमेजनरी। कस्टमर देखेगा कि इस ब्रांड की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या इसका परफॉर्मेंस हो सकता है, इसके प्रोडक्ट का क्या परफॉर्मेंस हो सकता है, हमारी लाइफ में इसकी क्या जरूरत है। इमेजनरी का मतलब है, अब कंपनी सोच रही है कि अगर हम इस ब्रांड को स्टैब्लिश करते हैं तो हम आगे क्या अचीव करने वाले हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर ब्रांड। देन थर्ड लेवल पे जजमेंट एंड फीलिंग। अब कस्टमर जज करेगा ब्रांड को अपने आइडेंटिटी से, उसकी परफॉर्मेंस से जज करेगा कि हमें ये खरीदना है या नहीं खरीदना। फीलिंग इज, ब्रांड हमेशा ही सोचेगा कि भाई हमने ब्रांड बनाया, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट इज वेरी गुड, वी हैव डन अ वेरी गुड मार्केटिंग, सो वी वुड बी हैविंग अ फीलिंग कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। देन वी हैव द लास्ट स्टेज, रेजोनेंस, कि अब यहाँ पे कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को खरीद लिया है, ब्रांड को एक कस्टमर मिल गया, अब आप दोनों को इस तरीके से कनेक्शन मेंटेन करना है ताकि फ्यूचर में भी आपको इस कस्टमर से रिजल्ट मिले, तो दैट इज रेजोनेंस, लास्ट स्टेज। देन वी हैव मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ब्रांड परफॉर्मेंस। ब्रांड परफॉर्मेंस जो है वो आपके आइडेंटिफाई करता है उन एरियाज को जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ब्रांड की स्ट्रेटेजीज की इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करता है, अंडरस्टैंड करता है कस्टमर के बिहेवियर को, और अल्टीमेटली ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप अडेप्टेबल हो पाते हो, आपको लोग अडेप्ट कर पाते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन फील करता है, लॉयल कस्टमर होते हैं आपके, कॉम्पिटिटिव एज आपको मिलता है, कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ब्रांड एक्विटी मेंटेन होती है और आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। ब्रांड परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं, तो फर्स्ट इज ब्रांड ऑडिट। आपको ऑडिट करना है, आपको चेक करना है कि आपने जो ब्रांड स्टैब्लिश किया था क्या वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्रांड के विजन को देखना है कि जो ब्रांड का विजन था क्या वो एस्टैब्लिश हुआ है नहीं हुआ है, आपके गोल्स क्या है उसको आप अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, आपके मेट्रिसेस, आपके ग्राफ्स, आपके रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, एंड मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है मार्केट रिसर्च के थ्रू। देन ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम एक डिफाइंड फ्रेमवर्क या कलेक्शन ऑफ रिसर्च है, रिसर्च प्रोसीजर, जिससे कि आप वैल्यू एंड पावर एक पर्टिकुलर ब्रांड का जान पाते हैं। देन वी हैव इसके कंपोनेंट्स, तो ब्रांड की एडवोकेसी हो पाती है, फाइनेंशियल इंडिकेशन ये दिखाता है ब्रांड के बारे में जो परसेप्शन है वो लोगों का बनता है, ब्रांड के लिए लोग लॉयल होते हैं, ब्रांड अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं लोग, ब्रांड की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ब्रांड के बारे में लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं। ब्रांड एक्विटी को कैसे ग्रो करना है, तो ब्रांड को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ब्रांड एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है अपने कस्टमर के साथ, ब्रांड की क्वालिटी के बारे में लोगों को पता है कि द क्वालिटी इज गोना बी वेरी गुड, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो पा रहा है अपने प्रोडक्ट अपने परचेज से, एंड आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत यूनिक है। सो दिस इज ऑल व्हाट ब्रांड इक्विटी को ग्रो करने के सिम्टम्स है साइंस। सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी, अब ब्रांड इक्विटी को सस्टेन कैसे करते हैं, ब्रांड इक्विटी को ग्रो करने का मतलब है अब आपका जो लेवल है, कस्टमर का कनेक्शन है, आपकी सेल्स, आपकी अवेयरनेस वो सब बढ़ रही है, बट व्हाट अबाउट सस्टेनिंग, अब आप सस्टेन कर रहे हो, आप अभी मार्केट में आए हो और आपको अभी मार्केट में रहना है, आपको बैकआउट नहीं करना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंटली एफर्ट्स करने हैं, कस्टमर के साथ एंगेज रहना है, ब्रांड बनाते रहना है, कस्टमर मार्केट चेंजेस को ध्यान में रखते हुए एंड कस्टमर को सेटिस्फाई कराना है। नया मीडिया है, न्यू मीडिया इन्वॉल्वमेंट क्या है, आपको कस्टमर के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाना है, अब अभी आप नए नए आए हो तब आपको कस्टमर के साथ किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करना है, तो आपको कस्टमर के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी है, आपको कस्टमाइज्ड और टारगेटेड मार्केटिंग करना है ताकि लोगों को कनेक्शन फील हो विद द ब्रांड, रियल टाइम आपको ब्रांड मैनेजमेंट करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग इस तरीके से करना है ताकि आप सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सके, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एथिकली वो करेक्ट होना चाहिए, मॉरली करेक्ट होना चाहिए आपके ब्रांड का जो विजन है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाद में रिबेट करे। एंड देन एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि आपको पता चले आपको कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रांड एम्पलीफायर्स, कहाँ कहाँ पर आप ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग है सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो। सेकंड इज आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर सकते हो विच इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ईमेल के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की। रेफरल प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स में होता है कि आप अगर इस पर्सन को या आप अपने कनेक्शंस में इसको रेफर करते हैं तो आपको इतना पर्टिकुलर पॉइंट अर्न होगा या इतना पर्टिकुलर मनी अर्न होगा, तो आप उसके थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। मार्केट डिफरेंशिएशन, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप कॉम्पिटिटर से किस तरीके से अलग है, उस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। एक्सपोजर अपना बढ़ा सकते हैं, अपने आप को इस तरीके से आप मार्केट कीजिए कि आपका जो विजिबिलिटी है मार्केट के अंदर वो बढ़े। यूनिट 5 लास्ट यूनिट, ब्रांड मैनेजमेंट। सबसे पहले ब्रांड को मैनेज करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज ब्रांड इक्विटी को आपको ध्यान रखना है कि वो मेंटेन रहे और बढ़े, कम ना हो। ब्रांड की आइडेंटिटी और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ब्रांड अपने आप को अच्छे से पोजिशन करे। ब्रांड जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करे विद देयर ऑडियंसेस और द कंज्यूमर्स। ब्रांड नए नए इनोवेशन एज पर द मार्केट चेंजेस लेकर आता रहे। ब्रांड एक्सटेंशंस, ब्रांड अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करे। ब्रांड कोलैबोरेट करे। ब्रांड एक्सपीरियंस जो लोगों तक जा रहा है वो अच्छा हो। ब्रांड मॉनिटर और इवैल्यूएट करे अपने परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स को। ब्रांड लीडरशिप, यानी कि ब्रांड अपने अंडर एसोसिएशंस भी करे ताकि पता चले लोगों को कि हाँ दिस ब्रांड इज गोना डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एज वेल। ब्रांड कंसिस्टेंट रहे, मेंटेन रहे। ब्रांड क्राइसिस को अच्छे से मेंटेन करे, अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी को बहुत अच्छे से डील करे। ब्रांड पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस करे। ब्रांड एक कम्युनिटी बिल्ड करे और वो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि अगर कोई ब्रांड के बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी करे तो उसको एडवोकेट करे। ब्रांड ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करे, सोसाइटल प्रॉब्लम्स में ध्यान दें। एंड ब्रांड मेट्राइसिस एंड केपीआईज भी करते रहे कि पॉइंट इंडिकेटर और की पर्सनल इंडिकेटर और मेट्रिसेस करें जिसकी वजह से उन्हें पता चले कि आपका क्या चीज़ वर्कआउट कर रहा है, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ब्रांड लेडर। इसमें कस्टमर इमोशनली और साइकोलॉजिकली ब्रांड के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके लेवल्स होते हैं, फर्स्ट इज एट्रीब्यूट, बेनिफिट, वैल्यूज, पर्सनैलिटी, ब्रांड एसेंस। ब्रांड की क्या इंपॉर्टेंस इन द मार्केट, वो पर्सनैलिटी को किस तरीके से एनहांस करे, वो आपकी वैल्यूज, उसकी वैल्यूज क्या है जो आपके साथ कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, आपको बेनिफिट क्या है, आपको उससे क्या एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। कंट्री ब्रांडिंग, इसका मतलब शेप और मैनेज करना ग्लोबल इमेज को, मैं आपके ब्रांड के या प्रोडक्ट के या ग्लोबल इमेज ऑफ नेशन को मैनेज और शेप करना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि आप टूरिस्ट और दूसरे स्टेक होल्डर्स के सामने अपनी हेल्थी और एक्सक्लूसिव इमेज रखें। पर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, आप टूरिज्म इन्हांस करें, आप प्रमोट करें एक्सपोर्ट्स को, आप कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करें, इन्वेस्टिंग कल्चर को आप बूस्ट करें। एडवांटेजेस इससे क्या होता है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होता है, रेपुटेशन मैनेज होती है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको मिलता है, प्राइड और यूनिटी एक्सपीरियंस होते हैं, ग्लोबली आपका इमेज बनता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि कल्चरली सेंसिटिव हो सकता है बिकॉज हमारी कंट्री के कल्चर्स दूसरी कंट्री के कल्चर्स में डिफर। कंसिस्टेंसी और अडॉप्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ग्लोबल लोगों को समझना या इंटरनेशनल कनेक्शंस बनाने में आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। दैन नेगेटिव परसेप्शन भी लोग ले सकते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के रिलेटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड एक्सपीरियंसेस। एंड कॉम्पिटिशन बहुत होगा ग्लोबल लेवल पे, तो फिर और ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। देन ग्लोबल जो पॉलिसी स्ट्रैटेजी है, ग्लोबल ब्रांड स्ट्रैटेजी, उसके कंपोनेंट्स क्या है, तो उसके कंपोनेंट्स से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको लोकल कल्चर को समझना है, ग्लोबली हर एक कल्चर को आपको समझना है, डिजिटल मीडिया का आपको यूज़ करना है, लीगली कंप्लायंस हो, ऐसा ना हो कि आज किसी कंट्री में लीगल है किसी में इलीगल हो, सब जगह इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कि वो लीगली कंप्लायंट हो। देन कंटिन्यूसली आप इनोवेट कर पा रहे हैं। एडवांटेजेस इससे क्या होते हैं, क्या होते हैं कि आपको रिसर्च, आपको रीच अच्छी मिलती है, वाइड रीच मिलती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलता है, नेगोशिएशन आप अच्छे से कर पाते हैं, कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, नई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप कस्टमर के साथ लॉयल्टी बना पाते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कंज्यूमर्स के ज़्यादा हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल हर्डल्स आ सकते हैं, सबकी इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशंस डिफरेंट है, डिमांड कम हो जाती है। देन वी हैव डिजिटल एरा में ब्रांड्स को कैसे मेंटेन करना है या मैनेज करना है, तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस को अपना बनाना है, कंटेंट मार्केटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, कस्टमाइजेशन करेंगे तो कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। रेपुटेशन मैनेजमेंट, आपको अपनी रेपुटेशन को मैनेज करना है, नेगेटिव पब्लिसिटी अगर हो रही है तो आपको उसके लिए भी स्टेप्स लेने हैं बिकॉज अगर नेगेटिव पब्लिसिटी में ब्रांड अपने आप को एडवोकेट करता है या उसमें चेंजेस लाके कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट जाता है, नेगेटिव नहीं जाता।
डाटा प्रिवेसी को मेंटेन करना है एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है। ऐसी मार्केटिंग करनी है कि आप कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सके। ब्रांड ऑडिट, इसका मतलब है आपको वेरियस एक्टिविटीज, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज कर रही हैं उसको एग्जामाइन करना, अलॉन्ग विद ये एनालाइज करने करके कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर को परसीव कर सकते हो और किस तरीके से आप कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अपने आप को दिखा सकते हैं। तो इसके स्टेप्स ये हो सकता है, आप अपने गोल्स डिफाइन कीजिए, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, आप डेटा एनालाइज कीजिए, आप सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस लीजिए और उन रिकमेंडेशंस को एग्जीक्यूट कीजिए। इसकी इंपॉर्टेंस ये होगी कि एक तो आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, एक आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपको वो एरियाज पता चलेंगे जहाँ आपको इंप्रूवमेंट करना है, आप ब्रांड की स्ट्रैटेजी और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे। ब्रांड ऑडिट के रीजंस क्या है, आप नए ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं, आप रीब्रांडिंग कर सकते हैं, आप बिजनेस में चेंजेस ला सकते हैं, आप रेगुलर असेसमेंट कर सकते हैं। लीगल एस्पेक्ट क्या है ब्रांड मैनेजमेंट का, आपका ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मिलता है, आपको कॉपीराइट्स के थ्रू आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग लॉज आपके काफ़ी सारे हैं, प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो डोमेन नेम है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिस्प्यूट है उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग आप ले सकते हैं अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेफ्टी रेगुलेशंस का फॉलो कर सकते हैं। कस्टमर लॉस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन बिजनेस करप्शन अगर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करके, अनएथिकल मार्केटिंग कैंपेन्स या अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, ये लीगल एस्पेक्ट है ब्रांड मैनेजमेंट के। एथिकल एस्पेक्ट्स क्या है, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, देन आपको ग्रीन वॉशिंग का जो आजकल वो चला है ना कि आप नेगेटिवली अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो कि आप इन्वायरमेंट के लिए कितना कुछ कर रहे हो और उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा रहे हो, बट उससे एक्चुअल में आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो और आप उसके बेसिस पे प्राइस बढ़ा के एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हो, विच इज इलीगल। देन कंज्यूमर की प्राइवेसी को आप ब्रीच कर रहे हो एंड ऑल्सो नेगेटिव पब्लिसिटी के साथ डील करना, ये सब एथिकल एस्पेक्ट्स हैं। देन एथिकल ब्रांड होने के पर्क्स क्या है, आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, आपके कस्टमर लॉयल रहते हैं, आपकी गुडविल बढ़ती है, आप एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर पाते हैं, आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं और आपका जो स्टेक होल्डर का सपोर्ट है वो बढ़ता है। With this, we have completed the complete syllabus of brand management, semester 3 Delhi University, and all the best to each and every student for their exam. If you liked my content, do like, share, and subscribe, and also comment below ki should I also complete the syllabus of your last paper, last AEC paper, that is EVS, Environmental Sciences. If you want that, we can also come with this particular subject also. And thank you so much for watching.